ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एंड टुडे विल बी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4। वी आर डूइंग चैप्टर 18 that is incomplete records, or it can also be named as single entry bookkeeping system. Before double entry bookkeeping system there was single entry system or single entry. The features I have just told you in those last 3 lectures, that generally people, the businessman used to only prepare a small diary, and within that diary they just used to maintain the customer's account, customer page and the supplier page. That's all. So the point is, with the help of that we have to ascertain the profit. So in lecture number 1 and lecture number 2 I have told you what is the basic logic or the crux behind that with the help of which we can calculate it. तो बेटे आज के इस lecture number 4 में मैं कुछ आपको आगे लेके चल रहा हूं। मैंने कहा आपको इन द सिलेबस यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट, otherwise we have a second part also in this chapter, that how to convert a single entry to double entry, because income tax people, they don't recognize single entry, they only recognize a double entry. So supposingly आपको income tax GST के accordingly you have to convert that single entry bookkeeping system into double entry. तो उस केस में आपको conversion method follow करना पड़ेगा, but that is not in my course, so I will be doing the 4 methods as per ACCA. that what are the 4 methods? जल्दी से ओपन कर लीजिए बेटा, रजिस्टर ओपन कीजिए, चैप्टर 18 लेक्चर 4 असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। जल्दी से बेटा, ग्रेट मॉर्निंग। और कैप्लन भी निकाल लीजिए, अदरवाइज जूस नोट्स निकाल लीजिए, बिकॉज आई विल बी डूइंग सम टेक्स्ट यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर कैप्लन और जूस नोट्स। चैप्टर 18 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, लेक्चर 4 असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, ascertainment of profit. Yes sir, in the last 2-3 lectures I have told you that there are 4 methods. 4 methods हैं बेटे, आप किसी भी 4 methods की मदद से प्रॉफिट को ascertain कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 is अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, जो हमने ऑलरेडी किया, उसके लॉजिक्स भी बताए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मेथड नंबर 2 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया बेटे, दैट इज लेजर अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट वी कैन कैलकुलेट द हिडन फिगर्स। आपको छुपी हुई फिगर्स दी होंगी, तो आप उन लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करके उन छुपी हुई, उन डिगिंग आउट दोज ट्रांजेक्शंस, उनको निकाल सकते हो बाहर। तो उसके लिए मैंने आपको 2 अकाउंट्स अभी बताए। फर्स्ट इज रिसीवेबल्स अकाउंट, सेकंड इज पेबल्स अकाउंट। बट रिसीवेबल्स अकाउंट एंड पेबल्स अकाउंट में वी हैव द बैलेंसिंग फिगर, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। And we have seen that in that account, there are different items in the debit side and there are different items in the credit side. तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में कि आपको अगर बैलेंसिंग फिगर आए तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या अज्यूम करना है, देखेंगे उसको। पहले आप ये चार्ट बना लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, लेजर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर अप्रोच, यूजिंग कैश एंड बैंक डाटा। मैं तो समझता हूँ ये दोनों के दोनों एक ही हैं, फिर भी बिकॉज इंस्टीट्यूट ने, ACCA पीपल, दे हैव गिवन अ डिफरेंट मेथड फॉर दैट. So I have written a separate method using cash and bank data, and the fourth is using profit margin, that is with the help of markup also. हम profit की percentage की मदद से भी we can calculate that how much is your profit. तो अभी आज के इस lecture number 4 में मैं ledger account, balancing figure और cash, using cash and bank data को बताऊंगा। होप आप ये लिख रहे हैं, लिख लीजिए बेटा, कमर बिल्कुल सीधी है बेटे आपकी, ईमानदारी से बैठे हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग अपने सामने खोल लेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, कैप्लन खोल लीजिए, मेरे जूस नोट्स ओपन कर लीजिए, मैं भी जूस नोट्स में आ ही रहा हूँ बेटे। बस आप ये समझ लीजिए सेकंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4, फिर एक लेक्चर और लेना है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 18 खत्म हो गया, बाकी कितने रह गए, 19, 20, 21, 22, 4 चैप्टर रह गए बेटा। समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो रहा है अब आपको उठना है, उत्तिष्ठ। चलिए जी, मैंने आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में, in this method we are required to prepare receivables account, payables account, cash at bank account, cash in hand account। बेटे ये 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एंड आउट ऑफ दैट वी हैव डिस्कस 2 मेथड्स ही मैंने बताए थे, 2 अकाउंट्स बताए थे, 2 लेजर अकाउंट्स बताए थे। वन इज रिसीवेबल्स अकाउंट एंड सेकंड इज पेबल्स अकाउंट। वैसे 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, रिसीवेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड। We have to prepare 4 types of accounts। और अगर आप यहाँ देखें तो बेटे अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कुछ डेबिट भी आएगा, कुछ क्रेडिट भी आएगा,
अब लास्ट में क्या अज्यूम करें, बिकॉज ऑल द फिगर्स आर नॉट गिवन टू यू, यू आर नॉट अवेलेबल विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट फॉर्मेट। बेटे लेजर अकाउंट के जो फॉर्मेट में हमने एंट्रीज पोस्ट की, हमने तो इस तरह से की ना कि मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है वहां पर, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में सारी आइटम्स हों। तो पॉइंट ये आता है कि इफ सम ऑल आइटम्स आर नॉट गिवन इन दैट क्वेश्चन, देन व्हाट यू विल अज्यूम व्हाइल क्लोजिंग दैट अकाउंट। आपने अकाउंट बना दिया, मेन पोस्टिंग भी कर दी, तो आप अब क्या अज्यूम करेंगे उस अकाउंट में, यू नो दैट इज द मेन टास्क, वो मैं आपको बताऊंगा। रिसीवेबल्स अकाउंट में मैंने कहा जी पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए क्रेडिट सेल्स को। अगर क्रेडिट सेल्स मिसिंग है डेबिट साइड में, if balancing figure is coming in the debit side, we will assume that it is credit sales, because credit sales is very important figure. अगर क्रेडिट सेल्स गिवन है और डेबिट साइड में फिर डिफरेंस आ रहा है तो हम देखेंगे क्या अज्यूम करना है। बट इफ द डिफरेंस इज कमिंग इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसीवेबल्स अकाउंट एंड यू आर नॉट गिवन विद द कैश सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो आप अज्यूम करेंगे इट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सिमिलरली सेकेंड अकाउंट जो आप प्रिपेयर करेंगे दैट इज नेम्ड एज पेबल्स अकाउंट। बेटे पेबल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेबल्स अकाउंट में आपको पता ही है ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट परचेजेस होती हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर्स होते हैं। बेटे ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर पहली प्रायोरिटी है कि अगर इन चारों में से कुछ मिसिंग है तो आप वही फैली फिगर अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रेडिट परचेज मिसिंग और डेबिट साइड में आपको बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो बेटे क्रेडिट परचेज लेंगे, मतलब कैश पेड टू क्रेडिटर्स लेंगे। और अगर क्रेडिट में आ रही है तो बेटे क्रेडिट परचेज लेंगे। अभी हम देख लेंगे, तो आप लिख लें बेटा, ये प्लीज प्रिपेयर कर लें। हेडिंग लिखें लेजर अकाउंट्स और राइट हैंड साइड में लिखें मिसिंग फिगर्स। विद इन लेजर अकाउंट यू आर राइटिंग डाउन रिसीवेबल्स, देन सेकंड इज पेबल, देन थर्ड इज कैश एट बैंक, देन फोर्थ इज कैश इन हैंड। इट मींस यू हैव टू प्रिपेयर 4 अकाउंट्स। और बेटे 2 तो बता ही दिए, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। मैंने कहा जी अकाउंट बनाते समय भी देयर इज नो नीड टू लर्न दैट जर्नल एंट्री, बिकॉज व्हेन आई सी द डेबिट बैलेंस, यू नो ऑल दोस ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच माय बैलेंस विल इंक्रीज आई विल राइट इन द डेबिट साइड इन केस ऑफ रिसीवेबल्स, एंड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच माय बैलेंस विल डिक्रीज आई विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। बेटे आपको अब जर्नल एंट्री समझने की जरूरत नहीं है, खाली जो आइटम आई उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इससे बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। इसी तरह से पेबल्स अकाउंट में तो आप लिखते जाएं बेटे मिसिंग फिगर्स में क्रेडिट सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स, पेबल्स क्रेडिट परचेजेस और कैश पेड टू पेबल्स, कैश एट बैंक ड्रॉइंग्स और मनी स्टोलन। अभी देख लेंगे मनी स्टोलन क्यों लिया। अब कुछ मिल ही नहीं रहा तो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो बेटे मैं मानूंगा चोरी हो गया, कैशियर लेके भाग गया, अकाउंटेंट कैशियर मिले थे, घर ले गए, मैनिपुलेशन हो गई, फ्रॉड हो गया, भाग गए, पैसे चोरी हो गए। इसी तरह से कैश एट बैंक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है कैश सेल्स की। बेटे कैश एट बैंक हो या कैश इन हैंड हो, अगेन दे हैव द डेबिट बैलेंस। इट मीन्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बाय व्हिच माय कैश बैलेंस ईदर इन बैंक और इन हैंड increases, I will debit it, I will write down the debit side, and by all the transactions by which my this cash balance or bank balance decreases, I will write down in the credit side। आराम से बेटे कोई जल्दी है ही नहीं, आप बस इसको नोट कर लें लेजर अकाउंट और मिसिंग फिगर्स, रिसीवेबल्स, पेबल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ठीक है सर, मैं आ गया सर। अभी ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसेस और इनकम, बिना एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट बनाते हुए भी आप कर सकते हैं, इसलिए आप ये मत लिखें। अब आप आ जाइए बेटा रिसीवेबल्स अकाउंट। मैंने लिखा फर्स्ट इज रिसीवेबल्स अकाउंट, सेकंड इज टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट। बेटे if you are aware with how much is cash sales and how much is credit sales, अगर आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों के बारे में पता है तब तो फिर खाली रिसीवेबल्स अकाउंट बनाएं and you can calculate the credit transactions. But if you are not aware how much is the cash sales, then in that case you have to prepare total receivables account. तो फिर हम टोटल रिसीवेबल्स में कैश सेल्स भी लिखेंगे प्लस क्रेडिट सेल्स भी लिखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स एंड कैश कलेक्टेड। अगर आप देखें तो दीज आर द मेन आइटम्स ऑफ अ रिसीवेबल्स अकाउंट। So if any balancing figure is there in the debit side and out of these two one is missing, तो आपको दूसरा assume करना है, ठीक है सर।
मैं आ गया जी पेबल्स अकाउंट में। पेबल्स अकाउंट में आपको पता ही है कि आप यहां पर, आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बेटे पेबल्स अकाउंट में आप क्रेडिट परचेजेस करते हैं तो क्रेडिट परचेजेस यहां पर लिखते हैं, हमने देखा था। अच्छा, when you are aware that this much, when you are aware that this is cash purchase, then you can prepare payables account. If you are not aware that how much is the cash purchase, then in that case you can prepare total payables account. तो उस केस में आप total payables account बना सकते हैं। मेरी बात समझ गए? टोटल पेबल्स में हम कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों लिखेंगे। बेटे कैश भी आएगी और क्रेडिट परचेज भी आएगी, बट अगर आप खाली ये बना रहे हैं टोटल पेबल्स, अच्छा मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे टोटल रिसीवेबल्स में कैश सेल्स यहाँ नहीं आएगा बेटा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स यहाँ पर आएगा, मेरी गलती है। टोटल पेबल्स में कैश परचेजेस क्रेडिट परचेजेस यहाँ पर आ जाएगा, बट इफ आई एम अवेलेबल दैट दिस मच इज द कैश परचेज एंड वी कैन प्रिपेयर पेबल्स अकाउंट एंड विद हेल्प ऑफ पेबल्स अकाउंट आई कैन इजीली कैलकुलेट द बैलेंस। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे। रिसीवेबल्स अकाउंट, टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट, पेबल्स अकाउंट, टोटल पेबल्स अकाउंट, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर भी लिए थे, क्वेश्चंस भी किए थे। आज के लेक्चर की अट्रैक्शन क्या है बेटे? यू शुड नो 2 मोर अकाउंट्स। मेथड नंबर 3 और मेथड 2 में आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, एंड मेथड एंड इन दैट लेजर अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, 2 बुक्स आपने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई हैं, दैट इज कैश बुक एंड पासबुक, कैश एट बैंक बुक अकाउंट एंड कैश इन हैंड अकाउंट। एक बच्चा हंस रहा है कि सर ने गलत बोला। बेटा गलत क्या बोला है? कैश एट बैंक अकाउंट बनाइए, एंड सेकंड इज कैश इन हैंड अकाउंट बनाइए। पहले आप आ जाइए कैश एट बैंक। बेटा ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, और आपको पता ही है बैंक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होता है, बट इफ इट इज अ केस ऑफ ओवरड्राफ्ट तो फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं तो बेटा डेबिट बैलेंस ही अज्यूम करूंगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस से हमने इसको स्टार्ट किया, ये डेबिट साइड है। इट मींस जितनी भी ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी जिससे कैश बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको पता भी है। स्टिल आपसे प्यार है तो मैं ये कर रहा हूं। कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, बेटा ये डेबिट बैलेंस है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, आपको कस्टमर्स से पैसे मिले, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कस्टमर्स ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, सो आई विल डेबिट इट। देयर इज नो नीड टू लर्न दैट एंट्री। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के बाद आ गए बेटे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश इन हैंड के क्रेडिट में आएगा एंड कैश एट बैंक के डेबिट में आएगा। माई कैश इज बीइंग इंक्रीज्ड, बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज आई हैव डिपॉजिटेड कैश। तो बेटे जो भी ट्रांजेक्शन जिससे कैश बैंक बैलेंस बढ़ेगा आप डेबिट करेंगे, ठीक है जी। इनकम, अब आपको कोई इनकम रिसीव हो, डायरेक्टली रेंट रिसीव हुआ, उसने टेनेंट ने डायरेक्टली आपको बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो ड्यू टू एनी कैश बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। इफ दैट इनकम इज रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट माई बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। तो बेटे मैंने इनकम को डेबिट में लिख दिया। अब आप आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए बेटे कैश एट बैंक की क्रेडिट साइड देखिए, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस लिखा है। अब बेटे या तो सांप रहेगा या नेवला रहेगा, दोनों तो रहने वाले नहीं है, दोनों में लड़ाई होती है। इट मीन्स ईदर बैंक बैलेंस विल हैव ओपनिंग डेबिट बैलेंस और विल हैव ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, दोनों तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब या तो ओपनिंग होगा या ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो मैंने लिख दिए कि कोई भी एक होगा तो लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट इन द क्रेडिट साइड एंड कैश पेड टू सप्लायर्स। बेटे आपने सप्लायर्स को डायरेक्टली चेक दिया, पे कर दिया बैंक बैलेंस से, चेकबुक से, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। तो बिकॉज ये डिक्रीज करेगा, बिकॉज बैंक का डेबिट बैलेंस होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा आप क्रेडिट करेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा आप डेबिट करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, now you are paying electricity expense, you are paying rent expense, you are paying printing expense, so many expenses are there to run a show. So anything which is you have paid in through bank
फॉर एक्सपेंसेस बेटे बाय दैट माई बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। लास्ट में मैंने लिखा है ड्रॉइंग्स। बेटे कई बार क्या होता है कि आप बैंक से ड्रॉ भी कर लेते हैं इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फॉर्म। एंड लास्टली आई हैव अज्यूम बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड बिकॉज जिनका डेबिट बैलेंस होता है उनका जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्रेडिट साइड में आती है, और नेक्स्ट ईयर में हम इसको ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। होप आपने ये बैंक अकाउंट बना दिया होगा। एक बच्चा कहता है मुझे सब आता है। बेटा मुझे मालूम है आपको आता है, आप एक बार बना ले, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा यार। खाली बैठने से तो अच्छा ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इनकम। क्रेडिट में देखिए ओपनिंग बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश पे टू सप्लायर्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, बैलेंस। अब मैं आ गया जी कैश इन हैंड अकाउंट। बड़ा ही सिंपल है, बैंक के नाम को काट दिया, उसकी जगह मैंने कैश इन हैंड लिख दिया और कुछ है ही नहीं। बेटे इसमें भी ओपनिंग बैलेंस होता है। अच्छा कैश इन हैंड में ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता बिकॉज बैंक से हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं, कैश है या नहीं है। नेगेटिव कैश नहीं है कि जमीन खोद के हमने कैश निकाल लिया। तो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। कैश सेल्स अगर होती हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स है, तो बेटा जिस जिस ट्रांजैक्शन से पैसे आपके पास आते जा रहे हैं एंड यू आर रिसीविंग हार्ड कैश, यू नो, that you will write down in the debit side because it has a debit balance. All those transactions by which my debit will increase, I will debit it. तो opening balance, cash sales, sundry income. Because I am not aware कि कौन सी इनकम से पैसे मिले, बस कैश मिला because we have not maintained all the accounts. हमें जस्ट हमने मेंटेन किया कि थोड़ा सा हमने नोट किया कि इतना कैश आया था, बस खत्म। तो हाँ इसलिए हम नाम लिख रहे हैं सन्ड्री इनकम, कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री इनकम। एंड कैश इन हैंड में क्रेडिट साइड में अगर आप देखें तो बेटा लिखा हुआ है क्रेडिटर्स सॉरी ड्राइंग्स। आपने विड्रॉ की, गले से पैसे ले गए घर में, या आपका मन किया विस्की पीने का, बियर पीने का, आपने गले से पैसे निकाले, घर गए, बोतल ले, घर जाके पी लिया। अब आपने पैसे तो गले से निकाले, इट मीन्स कैश फ्रॉम ड्राइंग्स। कैश परचेजेस, आपने कुछ परचेज किया, कैश परचेजेस इन कैश। सन्ड्री एक्सपेंसेस, यू हैव पेड इन एक्सपेंसेस in cash by which my balance will decrease. Even if I have deposited some my cash balance in the bank, that with the help of that it means my balance will decrease. तो बेटे उसको भी आप वहाँ पे लिखेंगे। मनी स्टोलन, बेटे उसको भी वहाँ लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आपके पास आ गया। आइए बेटे मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज के इस लेक्चर में मैंने 2 अकाउंट और नए बना के दिखा दिए। वन इज कैश एट बैंक अकाउंट, कैश इन बैंक अकाउंट, एंड सेकंड इज कैश इन हैंड अकाउंट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, आपको आता था ये सब। आइए एक बार जूस नोट्स में देख लें कि मैंने जूस नोट्स में क्या दिखाया हुआ आपको। बेटे जूस नोट्स में आप अगर ध्यान से देखें तो मैं ये समझता हूं कि मैंने आपको बड़ी सारी बातें बता दी हैं, बट स्टिल हम देखेंगे कैश इन बैंक अकाउंट बना दिया, कैश इन हैंड अकाउंट बना दिया, रिसीवेबल्स अकाउंट बना दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट भी बना सकते हैं। यू नो I have given an expense account in my juice notes, but the point is I will give you a technique that without the help of expenses account or without the help of income account you can calculate the amount. तो इसलिए अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर आप कितने अकाउंट करेंगे घबरा जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप घबराएं। ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके बाद हमारे हैं जी कौन सा क्वेश्चन करना है। चलिए कैप्लॉन निकाल लेते हैं बेटा, कैप्लॉन निकाल लीजिए। ट्राई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करना चाह रहा हूँ आज आपके सामने। टेस्ट ये करेंगे, फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4th करेंगे, फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5th करेंगे, फिर 6 भी कर लेंगे। आइए बेटे आज 3-4 क्वेश्चंस कर डालें और हम समझ लें कि क्या हमारे को समझ आ गया। या चलिए पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 कर लेते हैं, 3 तक तो हम कर ही चुके थे लास्ट क्लास। अब चांस की बात है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फॉर एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक्सपेंसेस के बारे में कुछ हल्की सी ब्रीफिंग दे देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। एंड उसके बाद अगर आप उसको यूज करना चाहें या अकाउंट बनाना चाहें वो आपकी चॉइस होगी, बट विदाउट अकाउंट ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस देयर और इनकम इज देयर। तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं दैट वी हैव सीन दैट एक हमने कंसेप्ट किया था जिसका नाम था अक्रूवल कंसेप्ट। किया था बेटे, और आप ये मान लें हमने किया था रेवेन्यू
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बेटे हमने अक्रूवल कंसेप्ट किया था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट किया था, दो कंसेप्ट हमने किए थे, ठीक है। दोनों कंसेप्ट ये बताते हैं कि आप अगर कोई एक्सपेंस करते हैं या इनकम करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो फिर आपको वो इनकम या एक्सपेंस उसी ईयर में शो करना है, इवन इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड कैश और इवन इफ यू हैव नॉट पेड कैश। आपने कैश दिया हो या ना दिया हो, एक्सपेंसेस के केस में, इनकम के केस में आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम और एक्सपेंस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। इट मीन्स इवन इफ इट इज अक्रूड, यू नो, वी हैव डन अ सेपरेट चैप्टर कि अक्रूवल क्या होते हैं, प्रीपेड क्या होते हैं। इवन इफ इट इज अक्रूड, स्टिल हम इसी पीरियड में इसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने एक्रू किया है तो आप एक्चुअली में एंट्री क्या पास करते थे, डेबिट एक्सपेंसेस। अच्छा, पे करते थे तो हम कर देते थे क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। अच्छा, पे नहीं करते थे, अगर वो अक्रूड है तो अक्रूवल्स। डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट अक्रूवल्स। आई थिंक ये एंट्री आप सबको समझ आ रही है बेटा। डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट अक्रूवल्स, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट अक्रूवल्स और क्रेडिट कैश, इसका इफेक्ट लेते थे आप। इट मीन्स आप उस प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में यू डेबिट द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस वेदर यू हैव पेड इट और नॉट, ठीक है सर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ये बताइए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एज्यूम कर रहे हैं एक एक्सपेंस है, लेट इट बी दिस, लेट इट बी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी एक्सपेंस बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट लेट इट बी अ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो लास्ट ईयर का अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पिछली बार का, इट मींस देयर इज अ अक्रूवल ऑफ लास्ट ईयर व्हिच यू हैव नॉट पेड एंड दैट इज अक्रूवल इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इट मींस दैट रिलेट्स टू लास्ट ईयर, ठीक है जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार भी अक्रूड हो, आपने इस साल का नहीं दिया। इट मींस एक बात समझ आती है, इफ accrual, if any expense is outstanding in the beginning of the year, that relates to previous year, because वो last year का है, last year में हमें देना था, हमने last year में पे नहीं किया, इसलिए उसको opening balance आ रहा है। और closing balance of expense का मतलब है accrual of that expense for this year, हमने इस year ही देना था, इस year का expense था बट हमने नहीं पे किया, तो इसलिए हमें next year हम इसको outstanding में लेके जा रहे हैं, इसलिए outstanding नजर आ रहा है। बोलो बात समझ आ रही है? अभी पहले आउटस्टैंडिंग समझ लेते हैं। अब आप ये बताइए कि मैं आपसे पूछूं, लेट इट बी दिस ईयर एक्सपेंस बी 10,000, लेट दिस आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर बी 1,000। मैंने कहा जी इस पूरे साल 10,000 रुपए के एक्सपेंस हैं, इस फुल ईयर 10,000 रुपीज फुल ईयर का है, ठीक है सर। और 2,000 आउटस्टैंडिंग पिछली बार के आ रहे हैं। मैं अब आपसे पूछूं दैट हाउ मच इज कैश पेड, क्या आप मेरे को बता सकते हैं हाउ मच इज कैश पेड? आपने कितना कैश पे किया होगा? बड़ी सिंपल सा लॉजिक है बेटे। 2,000 पिछली बार का आउटस्टैंडिंग आ रहा है, 10,000 इस साल के एक्सपेंस हैं, और उस 10,000 में से 1,000 अभी तक आपने नहीं दिए, तो इसका मतलब 9,000 रुपए तो ये दे दिए होंगे बेटे। 10,000 में से 1,000 नहीं दिए ना, तो 9,000 ये दे दिए और 2,000 ये दे दिए, इसका मतलब मैंने 11,000 पे कर दिए। इट मीन्स आई मस्ट हैव पेड 11,000 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर हम बिना अकाउंट्स की बात करें, लॉजिकल बात करें, तो ये कैलकुलेशन आती है। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे इसको पूछूं कि इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटे? कैश पेड इज इक्वल टू, कैसे बनाएंगे? कैश पेड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल्स प्लस एक्सपेंस फॉर द ईयर। उस ईयर का एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस फॉर द ईयर, माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल्स।
अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन अगर मैं यूज करूं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 2000, तो मैंने लिख दिया 2000। इस साल का कितना था 10,000, मैंने लिख दिया 10,000। फिर आपका आउटस्टैंडिंग कितना था इस साल, अक्रूवल कितना था 1000, तो बेटे आप देखिए कितना आ गया 11,000, तो मैंने 11,000 ही लिख दिया। It means without any account also you can easily find out that how much is the cash paid. अब अगर आप ये एक फिगर को यूज कर रहे हैं तो बेटे इस इक्वेशन की हेल्प से आई कैन प्रिपेयर सम फॉर्मूलाज। मैं कैश पेड और इसकी हेल्प से आपके सामने कुछ इक्वेशन के फॉर्म्स बना सकता हूं, आराम से कर सकता हूं बेटे, कोई मुश्किल है नहीं। वैसे सपोजिंगली मुझे कैश पेड पता है और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर नहीं पता, तो मैं बेटे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो मैंने हाईलाइट किया कैसे निकालूंगा, मैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इसी साइड रहने दूंगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल उस साइड ले जाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल भी उस साइड ले जाऊंगा। और बेटे जब मैं साइड चेंज करता हूं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर विल बी कैश पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल। बोलो हाँ या ना। तो आराम से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई फॉर्मूला बन सकता है। आप पहले इस लॉजिक को समझ लीजिए कि क्या आपको कैश पेड समझ आ गया। मैंने क्या बोला, ओपनिंग ऑफ द अक्रूवल इज 2000, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज 10,000, क्लोजिंग अक्रूवल इज 1,000। इसका मतलब मैंने कितने दिए होंगे, 10,000 देने थे, 10,000 में से अभी 1,000 नहीं दिए क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, तो मैंने इस साल के तो 9,000 दिए, और पिछली बार के 2,000 अगर क्वेश्चन नहीं के कुछ कह रहा तो मैंने 2,000 वो दे दिए, तो 2,000 प्लस 9,000 11,000 दे दिए। इसका मैंने फॉर्मूला बना दिया, ओपनिंग बैलेंस प्लस एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो बेटे इस फॉर्मूले की हेल्प से आई कैन कैलकुलेट कैश पेड। अब ये चारों की रिलेशनशिप आ गई, मोहब्बत आ गई, तो आप इस मोहब्बत से कोई भी मिसिंग फिगर, जो भी मिसिंग फिगर है आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रिलेशनशिप पता है दैट कैश पेड इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल प्लस एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल, सो विद दिस रिलेशनशिप यू कैन कैलकुलेट द एनी मिसिंग फिगर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको प्रीपेड दिया है, क्योंकि प्रीपेड भी तो हो सकता है, बेटे लास्ट ईयर ही हमने इस ईयर के दे दिए थे प्रीपेड बैलेंस इन द बिगिनिंग, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर, और यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया बेटे, यहां पे लिख दिया प्रीपेड बैलेंस एट द एंड, प्रीपेड बैलेंस एट द एंड। प्रीपेड का मतलब आपको पता है कि आपने एडवांस में दे दिए थे। अगर पिछली बार का बैलेंस पिछले साल ही हमने इस साल के दे दिए थे तो मैं कहूंगा प्रीपेड इन द बिगिनिंग है। इस साल मैंने नेक्स्ट ईयर के दे दिए तो दिस इज प्रीपेड एट द एंड। ये बात तो समझ आती है। मैं मान के चलता हूं कि लेट इट बी दिस फिगर, लेट इट बी 1,000 या 800 ले लेते हैं। दिस ईयर इज 10,000, 12,000 एंड लेट दिस फिगर बी 900। आप मुझे बताइए हाउ मच इज द कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। आपने कितना कैश पे कर दिया होगा बेटे? आप ये बताइए 12,000 इस साल के देने थे, हमने 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 800 तो पहले ही दे दिए थे, पिछली साल ही दे दिए थे इस साल के 12,000 में से, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही दे दिए थे तभी तो प्रीपेड आ रहा है। ठीक है, और हमने 900 नेक्स्ट ईयर के इस बार दे दिए। तो आप ये बताइए हाउ मच इज द अमाउंट विच आई कैन रिकॉग्नाइज। आई थिंक दैट फिगर विल बी 12,100। मतलब प्रीपेड में अक्रूवल का ऑपोजिट है, तो हम जो रिलेशनशिप बनाएंगे उसमें भी तो ऑपोजिट हो जाएगा। लॉजिकली सोचना है आपने, ऐसा रटना नहीं है कि ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस वहां किया तो यहां कुछ नहीं। आपने जब प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इट मींस लास्ट ईयर, it means in the last year this expense is being paid for this particular year, so I will pay less amount because मैंने already दे दी है, सैलरी एडवांस में दे दी थी,
पिछले महीने ही दे दी थी, उसको कहा था कि उसकी मैरिज है घर में, उसके सिस्टर की, उसके डॉटर की, तो हमने लास्ट मंथ ही दे दी थी। तो इस मंथ हम वो वाली सैलरी थोड़ी देंगे, वो तो प्रीपेड दे दी थी। इसका मतलब हमने जो दिया होगा वो लेस करके दिया होगा। अच्छा, इस बार किसी और को प्रीपेड करना पड़ गया तो लास्ट में एंड में तो वो मैंने ज़्यादा दे दिए होंगे, तो मैंने वही बात करी है, +900 -800 इज इक्वल टू 12,000, दैट कम्स टू दिस। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप कैश पेड फॉर एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस के लिए कर सकते हैं बेटे, कैश फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर, expense for the year minus expense for the year minus prepaid, क्योंकि हमने दे दिए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि पिछले साल जो इस ईयर के दिए हैं दैट इज विल बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस क्योंकि हमने इस बार नेक्स्ट ईयर के दे दिए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईयर। मैंने कहा आपको लेजर अकाउंट नहीं बनाने, आप लॉजिकली बात को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला बनाया। अब देखिए कि 12,100 की फिगर कैसे आएगी, एक्सपेंस फॉर द ईयर 12,000 -800 +900, यही तो फिगर्स हैं। अब आप अगर ये रिलेशनशिप आपको पता है तो आपको कुछ भी मिसिंग है तो आप उस मिसिंग को निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 4 ही अकाउंट मेनली बनाने हैं, रिसीवेबल्स अकाउंट, और उसके लिए भी जनरल एंट्री, देयर इज नो नीड टू लर्न दैट जनरल एंट्री, पेबल्स अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, ये 4 अकाउंट्स बना दिए, बस खत्म। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं। आइए हम एक बार आपके क्वेश्चन को देख लें, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय कैप्लॉन को ओपन कर चुका हूं और आप सब आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, दैट इज टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4। आराम से पढ़ना है बेटे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंपनी, ठीक है जी, वो कहता है जी एक ये इंफॉर्मेशन है एक कंपनी की, ऑन 1 जनवरी 1 तारीख को, मतलब बिगिनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड, बेटे अक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब आपने पिछली बार के पैसे, पिछली महीने के पैसे अभी तक नहीं दिए। एक्सपेंस वो लास्ट ईयर का था बट वो नहीं दिए, इट इज अ लायबिलिटी, तो ये करंट लायबिलिटी में आ रही थी, लेकिन इस बार का ओपनिंग बैलेंस होगा 250, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं और छोड़ दीजिए। कैश पेड इन द ईयर, आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस 1000 पे कर दिए, यू हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ 1000, इस बार आपने पे किए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000, ठीक है सर। 31 दिसंबर को इलेक्ट्रिसिटी अक्रूड है 300, आपने 300 रुपए का अभी भी बैलेंस नहीं दिया। आराम से बेटे, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। वैसे आपको निकालना क्या है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, and we always follow accrual concept, we always follow recognition, revenue recognition concept, we always write down the expenses which relates to that year whether they are paid or not। तो यहां पर आपको पेड तो दिया हुआ है, मैंने कहा ना, अगर आपको रिलेशनशिप पता चल जाएगी तो आप किसी भी एक मिसिंग फिगर को देख सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी अभी क्या किया है, एक बात हमने अभी अभी की है बेटे, अभी अभी की है, अगर आप ध्यान से देखें ना तो आपको वो बात समझ आ जाएगी। क्या बात की है बेटे, ये देखिए, मैं एक साफ पेज में लिख देता हूँ सो दैट कि आपको दोबारा से समझ आ जाए। मैंने कहा इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, cash paid for expenses is equal to opening balance of accruals। बेटा इसी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस फॉर ऑफ अक्रूवल फॉर एक्सपेंस, उसी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, यही तो किया था बेटे, प्लस 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 expenses for the year as per revenue recognition concept, कितने हैं जो इस साल के हैं, माइनस माइनस माइनस, इस साल भी हमने कुछ एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल,
फॉर एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूवल फॉर एक्सपेंस, ठीक है जी, ये आ गया। तो मैंने इसको नीचे छोटा सा बना दिया, कैश पेड इज इक्वल टू अक्रूवल ओपनिंग प्लस एक्सपेंस फॉर द ईयर माइनस अक्रूवल एंड। यही तो बनाना बेटे। अब आप इसमें फिगर्स पुट कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो मिसिंग फिगर देख लेंगे क्या है। तो जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें तो आप मुझे बताइए, जो ओपनिंग बैलेंस है 250 का, तो मैंने $250 लिख दिए। कैश पेड है $1000 का, मैंने $1000 लिख दिए। प्लस मुझे पता नहीं तो मैंने इसको x मान लिया, माइनस बेटे ये 300 है, मैंने 300 लिख दिया। अकाउंट से भी इजी बन गया बेटे, आपको मैं बता रहा हूँ, ये अकाउंट से भी इजी बन गया। अगर आप चाहें तो इसको इजीली कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर मेरा आप करें, बताएं कितना आ गया बेटे। इस तरफ जाएगा तो 300 जमा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा 1300 माइनस 250 इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1050। तो देखिए अगर बी ऑप्शन देखें तो 1050 आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अभी मेरे को रेंट का करना है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इवन वी हैव रेड द क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। हमने सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेंस के लिए वो प्रीपेड का ही बात कर रहा है। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली यूज करें ना अगर बातों को, तो ईजिली कर सकते हैं। मैं आ गया जी नेक्स्ट में, आप सब मेरे साथ हैं, आप इरादे बुलंदियों के साथ काम कर रहे हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट्स टू अ कंपनी, दोबारा से उसी क्वेश्चन में आ गए। रेंट प्रीपेड, पिछले साल लास्ट ईयर आई हैव पेड द एक्सपेंस फॉर दिस ईयर, सो दिस इज प्रीपेड फॉर इन द लास्ट ईयर, ओके, दिस रिलेट्स टू दिस ईयर। तो मुझे वो नहीं देने क्योंकि पिछली बार ही दे दिए थे। कैश पेड इन द ईयर 2000, मैंने इस बार 2000 दे दिए। और रेंट पेड 400 नेक्स्ट ईयर के भी दे दिए। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो वैसे आप एक चीज बताइए, कैश पेड कैसे निकालते हैं। कैश पेड किसी भी एक्सपेंस का अगर प्रीपेड हो तो बेटे कैश पेड में क्या है, पहले एक्सपेंसेस ले लेते हैं, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर प्लस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में प्लस प्रीपेड, पिछली बार का प्रीपेड है। आप बताइए जी, प्रीपेड पिछली बार का तो आप कैसे करेंगे, लास्ट ईयर का प्रीपेड है, वो हमने ऑलरेडी दे दिया, वो तो दिए नहीं होंगे, तो माइनस प्रीपेड इन बिगिनिंग और प्लस प्रीपेड एट द एंड। इस बार जो दिया वो ऐड कर दिया क्योंकि वो हमने दिया होगा। पिछली बार जो प्रीपेड थे वो नहीं दिए होंगे तो वो माइनस कर दिए। तो मैंने आपके सामने एक फिगर निकाल ली। अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो दिस रिलेशनशिप, विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर एंड वी कैन कैलकुलेट फॉर रेंट प्रीपेड। सो रेंट प्रीपेड इज 300। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए। रेंट प्रीपेड इन द बिगिनिंग इज 300, so I will deduct it. Rent is paid is 2000 and prepaid at the end is 400. अब अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वहां चला जाएगा 2000 प्लस 300, 2300 माइनस 400, 1900। अब आप चेक कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो बेटा ये वाली ऑप्शन बन रही है 1900, ये बी वाली ऑप्शन आ गई। तो कहने का मतलब है आपने बिना अकाउंट के भी काम कर लिया। मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। एक बच्चा भूल गया, चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वी आर डूइंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 1st January द बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन बाय 1367। बेटे बैंक अकाउंट ओवरड्रॉन है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। वैसे बैंक का बैलेंस डेबिट होता है,
बट वो कह रहा है ओवरड्राफ्ट है, तो ओपनिंग बैलेंस या तो सांप रहेगा या नेवला रहेगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। वो कह रहा है जी क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है 1367। पेमेंट्स इन द ईयर, पेमेंट्स इन द ईयर 8536, आपने $8,536 की पेमेंट कर दी। आप बताइए जब आप पेमेंट करेंगे तो बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। और बैंक का बाय नेचर बैलेंस डेबिट होता है, तो देयर इज नो नीड टू डू द जर्नल एंट्री। ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स बाय विच माई बैलेंस विल डिक्रीज, मैं उसको क्रेडिट में लिख दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ जी 8536 यहाँ पे लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस 2227। बेटे क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब डेबिट है। अच्छा डेबिट बैलेंस है तो कौन सी साइड बड़ी होगी और बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही होगी? बेटे अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड बड़ी होगी, तभी तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आ गया जी 2227। आपको निकालना व्हाट आर द टोटल रिसिट्स, निकाल लीजिए, मुश्किल तो है ही नहीं। 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 0 2, 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 हासिल 1, 3 और 1 4 5 9 और 2 11 हासिल 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 2 12। ये आ गया जी 12,130। आपके सामने आंसर भी आ चुका है 12,130, मैंने कैलकुलेट कर दिया आपके सामने। बड़ा इजी था, एक छोटा सा बैंक अकाउंट ही तो बनाया। आपको बस नेचर पता होना चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शंस देखें। आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6। एक कंपनी के पास कैश बैलेंस है $900 का, ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कैश वॉज बैंक्ड, आपने इस साल $10,000 कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना। तो कैश का बैलेंस जब कम होगा तो क्रेडिट करेंगे ना, बिकॉज कैश का डेबिट बैलेंस होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000। 1000 पेड इज ड्रॉइंग्स, बेटे 1000 आपने ड्रॉइंग से ले लिया, इसका मतलब कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बेटे एंट्री की जरूरत नहीं है, वैसे एंट्री हो सकती थी डेबिट कैश क्रेडिट ड्रॉइंग्स, ठीक है जी, और डेबिट ड्रॉइंग्स क्रेडिट कैश, ठीक है। एंड वेजेस आपने $2,000 की दे दी, क्लोजिंग बैलेंस 1000 का है। अब बताइए जी आपको निकालना क्या है, कितना रिसीव हुआ? कर नहीं सकते क्या आप? इतने छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन हैं बेटे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग पता है। तो इस तरह से मैंने आज का लेक्चर नंबर 4 भी आपको बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब बेटे एक लेक्चर और लेना है जिसमें मेरे को बताना है हाउ विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट रेशियोज वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। आई थिंक आपको यहाँ तक लॉजिकली बातें समझ आ रही हैं, कुछ भी रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। ओनली देयर आर 4 अकाउंट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर। शब्बा खैर, फिर मिलते हैं।